हेलो बच्चों, अगली बार हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही बहुत ही छोटे देश हैं। एक यूरोप का देश है, दूसरा एशिया का देश है। दोनों की आर्थिक स्थिति भी सामान्य रूप से है, आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से है, लेकिन जनसंख्या में भिन्नता है। दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक थे। तो हमारा यह अध्याय ही था सत्ता में साझेदारी। तो हम लोगों ने देखा था अगले वीडियो में कि श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी नहीं की। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वाद के बीच में उन्होंने काफ़ी दूरियां पैदा कर दी, जिससे अल्पसंख्यक अपनी अलग पार्टी का निर्माण कर लिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जनसंघर्ष में बदल गया, आंदोलन छिड़ गए और इतने भयंकर हो गए कि नरसंहार की स्थिति हो गई। सरकार के खिलाफ रोजाना ही भयंकर युद्ध स्तर पर काम होने लगा, जिससे वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन गई। हालांकि गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुई, लेकिन बहुत प्रयास करने पड़े। श्रीलंकाई सरकार को थोड़ा फेरबदल करना पड़ा, जैसे उन्होंने जो सिंहली भाषा को वही देश की प्रमुख भाषा बना दी थी और बौद्ध धर्म को ही सर्वोच्च धर्म माना था और सर्वोत्तम धर्म माना था और सिर्फ सिंहली भाषी लोग ही राजनीतिक पद पर, सरकारी पदों पर कार्यरत होंगे। इन समय थोड़ी फेरबदल की, लेकिन स्थिति वहाँ की बहुत खराब थी। ठीक उसी प्रकार बेल्जियम की भी थी। बेल्जियम में भी 54% फिलिपींस थे और 40% डच। फिलिपींसों की संख्या ज़्यादा थी और डचों की कम। वहाँ पे भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बात था, जिससे वहाँ हमेशा ही दोनों समुदायों के बीच में टकराव हुआ करती थी और टकराव कभी कभी भयंकर हो जाया करती थी। ऐसे में बेल्जियम सरकार ने अपने देश में शांति कायम रखने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए। इसलिए वहाँ का कानून सर्वोपरि कानून माना गया, वहाँ का मॉडल सर्वोपरि मॉडल माना गया और उस मॉडल के आधार पर विभिन्न देशों ने भी अपना मॉडल तैयार करना शुरू किया। वो कल्पनातीत है, कल्पना से परे मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह की साझेदारी करके हम देश को संभाल सकते हैं। तो आइए इस पाठ में हम देखें कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की, कैसे समझदारी करके सत्ता में साझेदारी की। इसने श्रीलंका के जैसे सैनियों को प्राथमिकता नहीं दी। जैसे श्रीलंका ने लोगों को प्राथमिकता दी, तो यहाँ फिलिपींसों की संख्या ज़्यादा थी, तो बेल्जियम में फिलिपींसों को प्राथमिकता नहीं दी। क्या किया उन्होंने? देखिए, पहला उन्होंने किया कि क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। जो देश में क्षेत्रीय विभिन्नता थी, हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग थे, कहीं डचों की संख्या ज़्यादा तो कहीं फिलिपींसों की संख्या ज़्यादा, तो दोनों ही अपने अपने धर्म भाषा को मानने वाले, उनकी सभ्यता संस्कृति भिन्नता यह थी। तो उसने किसी को नकारा नहीं, सबको स्वीकार लिया कि हाँ ये सब हमारे देश के हैं, इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा स्तर देनी चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा। उनकी सांस्कृतिक भाषा, मंदिरों जैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं, उनको गिरजाघर बनाने, अपने पूजा का प्रचार प्रसार करने, शैक्षणिक संस्था खोलने, अपनी भाषा को बढ़ावा देने का पूरा मौका दिया। दूसरा उसने क्या बनाया? मिलजुल कर रहने लायक कानून बनाया। उन्होंने मिलजुल कर रहने लायक कानून बनाया। मिलजुल कर मतलब ऐसा कानून जिसमें दोनों ही एक साथ समान रूप से रहें, मिलजुल कर रहें, कोई किसी पर दबाव ना डाले, कोई किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए,
कोई किसी का विरोध ना करे, किसी प्रकार की विद्रोह की आवाज़ ना उठे, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था उन्होंने की। जैसे श्रीलंका ने नहीं किया, जैसे उनके नहीं करने पर वह गृह युद्ध की स्थिति थी, और अपने देश की गृह युद्ध को बचाने के लिए कि हमारे देश में गृह युद्ध ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसमें डच्चों को भी और फिलीपींसों को भी, जो अन्य 1% जो अन्य थे उनको भी लाभ मिला। इस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन कानून प्रक्रिया की और एक अच्छा मॉडल उन्होंने तैयार किया। मॉडल में क्या मॉडल था उनका, अपने देश के खास मॉडल, खास प्रतिरूप बनाया। वह मॉडल था कि उसने देश को 2 स्तर में बांट दिया, केंद्र स्तर और क्षेत्रीय स्तर। केंद्र स्तर जैसे हमारे देश में भी है, 2 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और बेल्जियम ने भी 2 स्तर की सरकार किया, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, जिसको हम राज्य स्तर वो लोग ना करके क्षेत्रीय स्तर कहा करते थे। तो केंद्र स्तर की सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। उन्होंने ऐसा कानून प्रक्रिया बनाया कि जो भी केंद्र सरकार होंगे उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्री की संख्या सामान्य होगी। जैसे हम लोगों के केंद्र स्तर की सरकार अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल है उनकी, उस मंत्रिमंडल में वो अपने वोट में जीते हुए व्यक्ति के आधार पर वो अपना मंत्रिपरिषद का चुनाव करते हैं, निर्माण करते हैं, कैबिनेट बनाते हैं। तो उसमें सभी भी जैसे विभिन्न धर्म जाति के लोग होते हैं, उसी प्रकार जो केंद्र स्तर की सरकार थी वह अपने मंत्रिमंडल में यानी अपने कैबिनेट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को बराबर इक्वल संख्या में रखा। जैसे 10 डच है तो 10 उन्होंने फिलीपींस को रखा। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को चलाया। दूसरे स्तर की सरकार जो क्षेत्रीय सरकार थी उनको अधिकांश शक्तियाँ दे दी गई। जैसे हमारे देश में राज्य सरकार होते हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा होते हैं, और मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के लिए विभिन्न तरह के काम करते हैं, उनके कामों में केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं करती। ठीक उसी प्रकार बेल्जियम में भी केंद्र क्षेत्रीय स्तर की सरकार थी जिसको केंद्र सरकार ने अधिकांश शक्तियाँ दे दी कि वह अपने अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्रीय सरकार अपने अपने क्षेत्र में विकास करेगा, चौमुखी विकास, जिस स्तर पर उसके क्षेत्र का विकास हो सके, आर्थिक बढ़ोतरी हो सके, सामाजिक शांति हो सके, राजनीतिक कार्य अच्छे ढंग से हो सके, हर तरह का विकास, शिक्षा को स्थिति को सुधारना जिससे डच और फ्रेंच भाषी मिलजुल करके पढ़ सके। कोई भी यह ना दबाव डाले कि हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो हमारे लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रकार के उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण, रेल निर्माण, वायु निर्माण, आवागमन के अच्छे साधन, व्यापार को बढ़ाना और आंतरिक मामले, जो उस क्षेत्र में जो आंतरिक मामले हैं जिसको वो सुलझाया जा सकता है वह सभी क्षेत्र में ही होंगे, उसको क्षेत्र से बाहर ले जाकर कानूनी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इस तरह से क्षेत्रीय सरकार को बहुत अच्छी शक्तियाँ मिल गई जिससे वह अपने देश का, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। उसके बाद जो ब्रुसेल्स, जो उसकी राजधानी थी, जहाँ उल्टा था, डचों की संख्या ज़्यादा और फिलीपींसों की संख्या कम थी, वहाँ पर भी उस बेल्जियम की जो राजधानी थी वहाँ पर भी सभी प्रकार की सरकारें सामान्य थी। यानी डच और फिलीपींसों को भी, यानी डच और फ्रेंच भाषी दोनों को समान अधिकार दिए गए कि दोनों मिलकर के देश का संचालन करेंगे। इस तरह से ब्रुसेल्स को भी उन्होंने शांत कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और स्तर की सरकार का चुनाव किया जो तीसरे स्तर की सरकार कहलाती थी। यह सरकार थी सामुदायिक सरकार। यह सरकार सामुदायिक सरकार थी। समुदाय यानी कि धर्म के आधार पर बनाई गई समूह। यह सामुदायिक सरकार का काम था
बेल्जियम के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी जिस धर्म के लोग हैं उस सभी धर्म के लोगों का अपना अपना एक समुदाय होता था और उनकी एक सरकार होती थी। सरकार का काम था अपने अपने धर्म के प्रति आज़ादी, अपने अपने धर्म के लोगों को व धर्मावलंबियों की तरह विभिन्न प्रकार के विकास के क्रम में आगे बढ़ाना, अपने अपने धर्म को बढ़ावा देना, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना, धार्मिक स्थलों का निर्माण करना, उनके आंतरिक कानून, उनके अंदर के, जैसे हमारे यहाँ जैसे मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमानों का अपने रीति रिवाज है और जो उनके धर्मगुरु हैं वह जिस तरह से बोलते हैं वह मुस्लिम वर्ग करते हैं, जैसे हिंदू हैं चाहे मुसलमान सिख हैं या ईसाई हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी हुआ। वहाँ के भी सामुदायिक सरकार अपने स्तर पर अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार किया, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया, धार्मिक संस्थानों का निर्माण किया। हम लोगों ने देखा श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति। श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी नहीं की तो वहाँ पर गृह की स्थिति हुई और बेल्जियम ने सत्ता में एक बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाई। तो इसके सत्ता की साझेदारी के कारण बेल्जियम का मॉडल एक बेहतरीन मॉडल के रूप में उभर कर आया और दुनिया के लिए मिसाल कायम किया। फिर भी एक सवाल उठती है कि क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्या बिना सत्ता के साझेदारी के हम काम नहीं कर सकते। तो इसका उदाहरण श्रीलंका और बेल्जियम तो है ही। फिर भी देखा जाए यदि सत्ता में साझेदारी नहीं होती है तो सामाजिक समूह आपस में हमेशा टकराते रहेंगे। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ जातीय बनावट जटिल नहीं है। जातीय बनावट, धार्मिक बनावट जटिल है, किसी की संख्या ज़्यादा तो किसी की संख्या कम। यदि सत्ता में उनको भागीदारी नहीं दी जाएगी तो वो हमेशा आपस में टकराते रहेंगे। इसलिए सत्ता में साझेदारी को साझेदारी को, बराबरी को तब एक समान रूप दिया जा सकता है जब सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम किया जा सके। यानी सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। नहीं तो हमेशा देश में आंतरिक, बाहरी तो छोड़िए, आंतरिक टकराव हमेशा बना रहेगा, खून खराबा होता रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब गड़बड़ होती रहेगी। इसलिए पहला पॉइंट है कि इस कारण सत्ता में साझेदारी जरूरी है। दूसरा है सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है लोकतंत्र की आत्मा। यह हमारे लोकतंत्र को बढ़ाती है। हमने लिंकन की परिभाषा जानी थी, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता की आत्मा बसती है लोकतंत्र में। यानी जनताओं का यह समूह है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार, अपने पक्ष रखने का अधिकार, जैसे वोट डालने का अधिकार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें हमारा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, नस्ल के व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार और उसके एक वोट का मूल्य। तो यह क्या करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, लोगों को जागरूकता पैदा करता है, लोगों के न्याय व्यवस्था पर विश्वास दिलाता है, देश का शासन व्यवस्था मजबूत बनता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तीसरा पॉइंट है कि देश की आंतरिक गड़बड़ी को सुधारने के लिए भी सत्ता में साझेदारी जरूरी है। यदि देश की आंतरिक स्थिति में नहीं सुधार करेंगे तो श्रीलंका का हाल होगा, गृह की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सत्ता में साझेदारी करके शासन को बांट दिया जाता है, सत्ता में शासन का बंटवारा कर दिया जाता है।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार। एक पूरे देश लेवल की सरकार होती है जो बड़े बड़े फैसले करती है, आंतरिक बाहरी सभी प्रकार की, और दूसरी होती है राज्य सरकार जो क्षेत्र में बटे होते हैं, राज्य के आधार पर अपना विकास कार्य करते हैं। और उसके बाद होते हैं प्रांतीय सरकार जो छोटे स्तर की, जैसे हमारे देश में पंचायती सरकार या नगरीय सरकार होती है जो छोटे स्तर में अपने क्षेत्रों का विकास करती है। तो यह देख रहे हैं हम कि यदि ये सब नहीं रहेगा, अधिशासन में बंटवारा नहीं करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाएंगे, समूहों के बीच टकराव को रोकेंगे नहीं, तो देश में बहुत भयंकर गड़बड़ स्थिति पैदा हो जाएगी। वह बाहरी आक्रमण से भी ज़्यादा हिंसात्मक होती है। तो यह सभी टकराव, ये सभी चीज़ों को हम सत्ता में साझेदारी के द्वारा ही रोक सकते हैं। सत्ता में साझेदारी करना इसलिए अति आवश्यक है।